आपको बता दें, जनपद बहराइच में कोरोना संक्रमित मिलने के बाद प्रशासन काफी अलर्ट रहा है। जिले में कोरोना संक्रमित 2 और मरीज मिले हैं। मीराखेलपुरा और रामगांव इलाके में कोरोना मरीज मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। अब जिले में मरीजों की संख्या बढ़कर 105 पहुंच गई है। जिले में 2 और प्रवासियों में बुधवार को आई देर रात रिपोर्ट को कोरोना संक्रमित की पुष्टि हुई। शहर के मीराखेलपुरा निवासी समोसा बेचने वाले एक दुकानदार का बेटा कुछ दिन पूर्व दिल्ली से लौटा था। उसका सैंपल लेकर टीम ने जांच के लिए भेजा था। वहीं रामगांव क्षेत्र के ग्राम मिटकुहा निवासी एक व्यक्ति मुंबई से आया था, तो उसका सैंपल भी जांच के लिए भेजा गया था। बुधवार की देर रात को राम मनोहर लोहिया अस्पताल लखनऊ से भेजी गई रिपोर्ट में दोनों कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। सीएमओ बहराइच डॉक्टर सुरेश सिंह ने बताया कि कोरोना के 2 और पॉजिटिव मरीज मिले हैं। दोनों को कोविड अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। दोनों मरीज बाहर से आए हुए थे। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया लड़ रही है, भारत भी लड़ रहा है, लेकिन अन्य तरह के संकट भी निरंतर खड़े हो रहे हैं। कहीं फ्लड की चुनौती, कहीं लॉकस्ट, बंगाल में जिसको पोंगोपा कहते हैं, पोंगोपा का कहर, कहीं ओलावृष्टि, कहीं असम में ऑयल फील्ड में आग, कहीं लगातार छोटे छोटे अर्थक्वेक की खबरें। ये भी कम ही होता है कि पूर्वी और पश्चिम क्षेत्र में एक के बाद एक 2 साइक्लोन चुनौती बनकर के आए। ऐसे तमाम फ्रंट्स पर हम सभी एक साथ मिलकर के लड़ रहे हैं। कभी कभी समय भी हमें परखता है, समय भी हमारी कसौटी करता है, परीक्षा लेता है। कई बार अनेक कठिनाइयां, अनेक कसौटियां एक साथ आ जाती है, लेकिन हमने ये भी अनुभव किया है कि इस तरह की कसौटी में हमारा कर्तृत्व, हमारा कृतित्व उज्जवल भविष्य की गारंटी भी लेकर के आता है। किसी कसौटी से हम कैसे निपट रहे हैं, मुश्किलों से कितनी मजबूती से लड़ रहे हैं, ये आने वाले अवसरों को भी तय करता है। प्रयागराज शहर में भी आज टिड्डी दल प्रवेश कर गया है। शहर के संगम क्षेत्र के दारागंज इलाके से होते हुए यह अल्लाहपुर, जॉर्ज टाउन, टैगोर टाउन व सिविल लाइंस इलाके की तरफ बढ़ रहा है। टिड्डियों का यह दल लगातार शहर के दूसरे इलाकों की तरफ भी बढ़ रहा है। प्रशासन की तरफ से जो अनुमान लगाए गए थे वो पूरी तरीके से नाकाम रहे हैं और टिड्डी दल लगातार शहर के उत्तरी छोर और दूसरे इलाकों की तरफ भी बढ़ रहा है। से भरे बहराइच के इटाह में आटा तौल के लिए कारखाने में गए युवक की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस कार्रवाई में जुटी। खबर के मुताबिक 23 वर्षीय परवेश कुमार पाल पुत्र राम संवारे पाल गेहूं पीसने की मशीन लगा रखी है, जिसमें आटा तौल के लिए कारखाने में गया था। एक लोहे के पाइप पर हाथ रखते ही युवक की पाइप में चिपक कर दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। दरअसल परवेश कुमार जनसेवा केंद्र व कारखाने की बदौलत ही अपने पूरे परिवार का खर्चा चलाता था। परवेश के 2 बच्चे, एक 5 वर्ष का वही दूसरा 2 वर्ष का है। वही परिजनों में रो रो कर बुरा हाल है। वास्तव में अनामिका को नहीं थी। इसकी जानकारी गोंडा के बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर इंद्रजीत प्रजापति ने बताया है कि गोंडा जनपद की अनामिका शुक्ला आज अपने सभी शैक्षिक अभिलेख लेकर मेरे समक्ष उपस्थित हुई थी। गत 5 दिनों से मीडिया की सुर्खियों में यह प्रकरण चल रहा था।
जिसका आज पटाक्षेप हो गया। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि अनामिका शुक्ला के अभिलेखों का दुरुपयोग किया गया है। वास्तव में जानकारी अनामिका शुक्ला को नहीं थी। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि जब तक किसी अध्यापक का पूर्णतया सत्यापन न हो जाए तब तक उसे वेतन न दिया जाए, सत्यापन के बाद ही वेतन दिया जाए। अभी किस फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाया जा सकता है। प्रकरण चल रहा है, क्या मामला है? आज आपके पास कोई कंप्लेंट भी आई है? जी, अनामिका शुक्ला स्वयं उपस्थित हुई थी आज, जो गोंडा जिले की ही रहने वाली हैं और गोंडा से उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है और जो करते हुए नौकरी की जा रही कस्तूरबा गांधी में। तो आज जब उनको प्रकरण पता चला मीडिया के माध्यम से और पेपर के माध्यम से, तो आज स्वयं उपस्थित हुई प्रार्थना पत्र लेकर के कि ये मैं हूँ और मेरा ये पूरा डॉक्यूमेंट्स मूल डॉक्यूमेंट्स है। और चूँकि हमारे पास एसपीओ ऑफिस से जो डॉक्यूमेंट्स आया था उस डॉक्यूमेंट्स मैंने मिलान किया तो उसमें कुछ डिफर पाया गया, जैसे फ़ोटो चेंज की गई है, साइन कुछ स्कैन किए गए हैं, बाकी नंबर और सब चीज़ें रोल नंबर सब वही हैं। तो ये हूबहू क्या बनाया गया है, डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है? अब डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल स्कैन किया गया वो। अब जैसा कि अभी अनामिका शुक्ला ने बताया कि जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ में उन्होंने कस्तूरबा गांधी विद्यालय में विज्ञान शिक्षिका के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, तो वहीं से वो डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो स्टेट कहीं से मिली है और वहीं से उसका दुरुपयोग हुआ है। ये तो इसका मतलब बेसिक शिक्षा के लोग इसमें मिले होंगे या फिर कोई रैकेट इसमें काम कर रहा है? अब इससे इनकार नहीं किया जा सकता अगर इस तरह से हो रहा है तो। अच्छा, ये मूल रूप से क्या अनामिका शुक्ला टीचर है गोंडा में कहीं? नहीं, न वो शिक्षिका है न कभी वो शिक्षिका रही है। कहाँ की रहने वाली है? ये रुपईडीह ब्लॉक है, उसी ब्लॉक के रहने वाली। इसमें फर्दर केस के लिए क्या कोई एफआईआर के लिए आपकी तरफ से कुछ किया गया हो? नहीं, अभी तो अनामिका शुक्ला द्वारा स्वयं एफआईआर दर्ज करने के लिए अभी ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करा दिया गया अभी गोंडा कोतवाली में। आपके पास जो उन्होंने प्रपत्र दिया उसमें क्या कुछ कहा गया है? कि उसमें यही किया गया कि उन्होंने अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स दिए और लिखित रूप में दिया कि मैं न कभी कहीं नौकरी की हूँ, न मैंने कभी या वर्तमान में न नौकरी कर रही हूँ, अतः जो भी मेरे नाम से कर रहा है तो वो निश्चित रूप से फर्जी है, मेरे डॉक्यूमेंट्स का दुरुपयोग कर रहा है। मरीज की पुष्टि हुई है, जिसकी जानकारी जिलाधिकारी ने सूचना विभाग के माध्यम से दी है। परसपुर ब्लॉक क्षेत्र के खरगू चांदपुर इलाके में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है, जिसको स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत ही पटरी कृपाल लेवल 1 हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया है। यहाँ पर इसका इलाज डॉक्टरों की देखरेख में की जा रही है। अब परसपुर क्षेत्र में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं, जिसमें से एक स्वस्थ भी हो चुका है। इसकी जानकारी जिला अधिकारी डॉक्टर नितिन बंसल ने सूचना विभाग के माध्यम से मीडिया को दी है। बताया कि जो भी बच्चे इस डिवाइन पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं उन बच्चों की 3 माह की फीस को कोविड-19 के देखते हुए लॉकडाउन चल रहा था, जलवन डिवाइन पब्लिक स्कूल के संचालक रेहान साहब खान ने स्कूल में पढ़ने वाले विशेश्वरगंज में जमीनी विवाद को लेकर पटीदारों ने ग्रामीण को लाठी डंडों से जमकर पीटा, गंभीर हालत में जिला मेडिकल कॉलेज बहराइच। आपको बता दें, तहसील पयापुर के थाना विशेश्वरगंज में जमीनी विवाद को लेकर पटीदारों में कहासुनी हो गई। इसमें दबंग पटीदारों ने ग्रामीण को लाठी डंडों से घर में घुसकर जमकर पीटा, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घायलों को मौके पर मौजूद लोगों ने गंभीर हालत में जिला मेडिकल कॉलेज बहराइच भर्ती कराया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। भागकर घर पहुंचा लाली पोखरा का प्रवासी युवक मिला कोरोना पॉजिटिव। पुलिस बलों के साथ पहुंची स्वास्थ्य टीम ने ले जाकर कराया लेवल 1 अस्पताल में भर्ती। दरअसल ये पूरा मामला गोंडा जिले के धानेपुर थाना क्षेत्र व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुजैना के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत मुजैना के मजरा लाली पोखरा से जुड़ा हुआ है।
बताया जाता है कि लाली पोखरा का रहने वाला एक युवक हाल ही में गैर राज्य से लौटा था। बताया जाता है कि वो बीते रविवार को सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मी जहना में जांच कराने पहुंचा था, जहां पर उसका टेम्परेचर अधिक होने पर स्वास्थ्य कर्मियों ने उसे जिला अस्पताल भेजा था। उसी दिन उसकी सैंपलिंग हुई और यह युवक, जो प्रवासी युवक था, स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षा दे करके घर भाग आया। बताया जाता है कि जब आज कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो महकमे में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में इसकी खोज की गई और पुलिस बलों के साथ एससी मुजहना के स्वास्थ्य कर्मी उसके घर पहुंचे, जहां पर उसे एम्बुलेंस से ले जाकर के लेवल 1 अस्पताल में भर्ती कराया है। सीएचसी के चिकित्सक डॉक्टर विवेक मिश्रा ने बताया कि लाली पोखरा का रहने वाला एक युवक, जो कि गैर राज्य से लौटा था, यह संक्रमित पाया गया है। उन्होंने बताया कि सैंपलिंग के बाद वो भागकर घर आ गया था। सूचना पर उसे पुलिस बलों के साथ पहुंचकर अपने कब्जे में लेकर के एम्बुलेंस के जरिए ले जाकर लेवल 1 अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो सबने सुझाव दिया कि कोरोना का वक्त चल रहा है और यही सिम्टम्स होते हैं कि कोरोना का टेस्ट करा लेना चाहिए। कल सुबह कोरोना का टेस्ट हुआ था, शाम तक रिपोर्ट नेगेटिव आई। इस दौरान आप सब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपनी दुआएं भेजी, अपना आशीर्वाद भेजा और ऊपर वाले की कृपा से टेस्ट नेगेटिव आया। आप सब लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, जिन्होंने अपने शुभकामना संदेश भेजे। मैं अपने घर में एक कमरे में अपने आप को बंद किए हुए पिछले 2 दिन से देख रहा था। मेरा शरीर तो यहाँ था, लेकिन मेरा मन इसी में था कि दिल्ली में किस तरह से और क्या क्या किया जा सकता है कोरोना को कम फीस को किया माफ। आपको बता दें थाना जरवल के स्थित डिवाइन आज पब्लिक दिल्ली की जो पोजीशन है के संचालक रेहान खान ने दिल्ली में बेहतर किया कार्य। कोविड-19 को लेकर महामारी में लॉकडाउन को देखते हुए डिवाइन पब्लिक से लगभग 12,000 लोग फैसला लिया कि घड़ी में हम सभी बच्चों के माता पिता को 18,000 भरी लोग अभी एक्टिव केस हैं, आपदा में बीमारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की फीस को 3 माह की किया गया जो 18,000 लोग एक्टिव केसेस हैं, इनमें 15,000 होम आइसोलेशन में अपना इलाज करा रहे हैं। कल SDMA की मीटिंग थी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसमें मुझे भी जाना था, मैं नहीं जा पाया। मनीष सिसोदिया जी और अन्य मंत्रीगण गए थे, LG साहब ने इसकी अध्यक्षता की थी। वहाँ पे जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए सरकार द्वारा, वो आंकड़े दिखाते हैं कि आने वाले समय में दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से फैलने वाला है। 15 जून को उम्मीद है कि 44,000 केस हो जाएंगे, जो आज 31,000 केस हैं। ऐसा अनुमान है कि 15 जून तक 44,000 केस हो जाएंगे। 30 जून तक 1 लाख केस हो जाएंगे। 15 जुलाई तक 2.25 लाख केस हो जाएंगे और 31 जुलाई तक लगभग 5,32,000 केस हो जाएंगे। और इसको देखते हुए 15 जून तक
हम 1681 बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी। 30 जून तक 15,000 बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी। 15 जुलाई तक 33,000 बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी। 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी। दिल्ली की कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि कोरोना के दौरान दिल्ली सरकार के अस्पतालों में दिल्ली में रहने वाले लोग, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपके सामने बताया कि आने वाले समय में बेड्स की बहुत जरूरत पड़ेगी। सोमवार को केंद्र सरकार ने दिल्ली की कैबिनेट के उस निर्णय को पलट दिया और केंद्र सरकार ने, एलजी साहब ने आदेश जारी किया है कि दिल्ली के हर अस्पताल में सबका इलाज किया जाएगा। मैं देख रहा था टीवी पे कुछ लोग कह रहे थे कि केंद्र सरकार दिल्ली की कैबिनेट के फैसले को पलट नहीं सकती। एलजी साहब के पास दिल्ली के फैसले को, दिल्ली में चुनी हुई सरकार है, अभी कुछ महीने पहले चुनाव हुए थे जिसमें 62 सीट आई थी। दिल्ली की चुनी हुई सरकार के कैबिनेट के निर्णय को एलजी साहब या केंद्र सरकार पलट नहीं सकते। कुछ लोग ऐसा कह रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि दिल्ली में खुद इतने सारे केस हो रहे हैं, दिल्ली के लोगों को खुद इतने बेड्स की जरूरत पड़ेगी। मेरा अब ये कहना है, केंद्र सरकार ने निर्णय ले लिया, एलजी साहब ने आदेश पारित कर दिया। ये समय असहमतियों का समय नहीं है, ये समय एक दूसरे से डिफर करने का समय नहीं है। अब जो निर्णय हो गया केंद्र सरकार का, एलजी साहब ने जो आदेश दे दिया उसको लागू किया जाएगा। एलजी साहब के आदेश को अक्षरशः लागू किया जाएगा, केंद्र सरकार के निर्णय को लागू किया जाएगा। चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है, अभूतपूर्व चुनौती है। जैसा मैंने कहा, 15 जुलाई को दिल्ली में 33,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी दिल्ली वालों के लिए। 31 जुलाई को 80,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। बाहर से कितने लोगों के आने की मोटे तौर पे देखें तो दिल्ली के अस्पतालों में जब कोरोना नहीं था, नॉर्मल टाइम में दिल्ली के अस्पतालों में 50% लोग दिल्ली के बाहर से आके इलाज कराते हैं। तो अगर वो अभी माना जाए तो जितने बेड्स हमें दिल्ली के लोगों के लिए चाहिए, उतने ही बेड हमें दिल्ली से बाहर से आने वाले मरीजों के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए चाहिए होंगे। तो 15 जुलाई को दिल्ली के वालों के लिए 33,000 बेड चाहिए, तो सारे मिला के बाहर वाले भी अगर मिलाएंगे तो 65,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। और 31 जुलाई को 80,000 बेड अगर दिल्ली वालों के लिए चाहिए तो लगभग 1.5 लाख टोटल बेड्स की जरूरत पड़ेगी। बहुत ज़्यादा बड़ी चुनौती है, आसान काम नहीं है। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि हम पूरी कोशिश करेंगे, तन मन धन जो बन सकेगा। ये हमारी जिम्मेदारी भी है और ये सेवा का काम है। मैं खुद निकलूंगा, कल से परसों से मैं खुद जमीन पे उतरूंगा, मैं खुद जा जाके स्टेडियम्स को, बैंक्वेट हॉल्स को, होटल्स को तैयार करवाएंगे। हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा हम कोशिश करेंगे। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि हमारी कोशिशों के अंदर ईमानदार कोशिश होगी और पूरी कोशिश होगी, कोई कमी नहीं। लेकिन ये विपदा इतनी बड़ी है, ये मुसीबत इतनी बड़ी है, मानव जाति के इतिहास में शायद इतनी बड़ी विपदा कभी नहीं आई। हमारे में एग्जैक्टली 8 दिन में दिल्ली के अस्पतालों में 1900 लोगों का एडमिशन हुआ, 1900 लोगों को बेड मिले हैं दिल्ली के अस्पतालों में। और आज 4200 बेड अभी खाली हैं।
लेकिन ये 4200 बेड मोस्टली सरकारी अस्पतालों में खाली हैं, प्राइवेट में मोस्टली भर रहे हैं। उसका भी इंतजाम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पिछले 8 दिनों में 1900 लोगों को बेड मिले। लेकिन एक तरफ जहां 1900 लोगों को बेड मिले, वहीं कम से कम 150-200 लोगों को बेड के लिए धक्के भी खाने पड़े। तो जब टीवी चैनलों के ऊपर एक एक केस बताया जाता है, मेरी टीम एक एक केस पे गौर करती है और हम उससे सीखने की कोशिश करते हैं। एक तरफ हम कोशिश करते हैं कि उस व्यक्ति को हम उसकी विपदा दूर कर सकें, और दूसरी तरफ उसे तकलीफ क्यों हुई, हमारे सिस्टम में कहाँ कमी थी, उस कमी को सीख के उस सिस्टम की कमी को हम दूर करने की कोशिश करते हैं ताकि आने वाले और किसी को तकलीफ ना हो। लेकिन फिर भी हम परफेक्ट नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है, अभी बहुत सारी कमियां हैं हमारे सिस्टम में, और सब कुछ लेकिन खराब भी नहीं है। काफी कुछ काम हुआ भी है, हमारे डॉक्टर्स लगे हुए हैं, हमारे नर्सेस लगे हुए हैं, सरकारी ऑफिसर्स लगे हुए हैं, पुलिस वाले लगे हुए हैं, सब लोग बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें ठीक करनी है। मेरी मीडिया के साथियों से निवेदन है कि इसी तरह से आप हमें अपने चैनल पे तो दिखाते ही हैं, लेकिन अगर चैनल के अलावा भी कहीं कोई आपको स्टोरी ना दिखा पाए, कहीं कोई कमी नजर आए, तो फोन कर देना, उसको हम ठीक कराने